जहांदाद खान और खुशहाल खान के आदमियों के दरमियान लड़ाई चल रही थी। हम गार में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। काबिल खान झुके झुके हमारे मोर्चे के करीब से गुजरा और मेरी जानिब देखते हुए बोला, हमारा एक और आदमी जख्मी हो गया है। मैंने पूछा, ज्यादा जख्मी तो नहीं हुआ? वो हमारे मोर्चे से थोड़ा आगे गुजर गया था, लेकिन मेरी आवाज उस तक पहुंच गई थी। रुके बगैर उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ये तो उसके पास जाकर पता चलेगा। पलवशा गप्पे हाँकना छोड़कर दूरबीन से मशरकी जानिब दुश्मन की हरकत देखने लगी। उसे सर मोर्चे की दीवार से ऊपर निकालते देखकर मैं टोके बिना न रह सका। आड़ के ऊपर से नहीं, दाएं जानिब से उस समत का जायजा लो। उसने मजाहिया अंदाज में कहा, अब इनमें कोई राजा तो मौजूद नहीं कि मुझे खौफ हो। लेकिन उसके साथ ही उसने अपनी हालत तब्दील कर ली थी। एकदम फायरिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। पलवशा ने दूरबीन रख कर क्लैशनकोफ उठा ली और इक्का दुक्का फायर करने लगी। मैंने अलबत्ता गोली चलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरी हमेशा से ये आदत थी कि मैं गोली को यूं ही जाया नहीं किया करता था। एक मैगजीन खाली करने के बाद वो भी क्लैशनकोफ को गोद में लेकर मेरे पास आन बैठी। उसी वक्त एक आदमी झुके झुके दौड़ता हुआ हमारे मोर्चे के करीब से गुजरा और हाथ में पकड़ी कपड़े की एक थैली मेरे हवाले करता हुआ बोला, इसमें गोलियां हैं, आप लोग इक्का दुक्का फायर करते रहें वरना दुश्मन हम पर चढ़ दौड़ेगा। मैं थैली उसके हाथ से लेते हुए पूछा, जख्मी की हालत कैसी है? वो बोला, शुक्र है बच गया है, गोली उसकी गर्दन से रगड़ खाती हुई गुजर गई है। मैंने पूछा, जहांदाद का कोई शख्स भी जख्मी हुआ है कि नहीं? वो बोला, मालूम नहीं, वैसे अगर हुआ होता तो गोली चलाने वाले को पता होता और अभी तक हमारे किसी फायरर ने ये दावा नहीं किया। ये कहकर वो अगले मोर्चों को एमुनिशन देने के लिए दरख्तों की आड़ लेता हुआ वहां से निकल गया। पलवशा खाली मैगजीन उतार कर उसमें एमुनिशन भरने लगी। मेरी क्लैशनकोफ की मैगजीन में भी चंद गोलियों की गुंजाइश मौजूद थी। मैंने वो मैगजीन मुकम्मल भरने के लिए पलवशा की जानिब बढ़ा दी। दोनों मैगजीनें भरकर उसने गोलियों की थैली बंद करके एक जानिब रख दी। एक मैगजीन मेरी जानिब बढ़ाकर उसने दूसरी मैगजीन अपने हथियार पर चढ़ाई और दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो गई। फायर के लिए तैयार होता देखकर मैंने उसे अपने करीब बुलाया, एक मिनट मेरे नजदीक आ जाओ। फायर का इरादा मौखर करते हुए वो मेरे करीब आ बैठी। मैंने कहा, पता है, फायर करने से पहले कुछ बातें बहुत जरूरी होती हैं। गो तुम्हारे उस्तादों ने तुम्हें इस बारे में बताया होगा। इसके बावजूद दो तीन बातें मेरी भी याद रखना। मैं तुम्हें काफी देर से फायर करते हुए देख रहा हूँ और तुम वो गलतियां कर रही हो। सबसे पहली गलती यह है कि हर हथियार के ट्रिगर के अंदर थोड़ी सी लचक मौजूद होती है, जिसे पुल ऑफ सरफेस कहते हैं। यानी ट्रिगर को बिल्कुल आहिस्तगी से दबाया जाए तो ट्रिगर नरमी से दबता चला जाता है और एक जगह पर जाकर रुक जाता है। उस जगह हमें ट्रिगर पर थोड़ा सा दबाव डालना पड़ता है ताकि फायर हो, और उस वक्त हम ज़हनी तौर पर फायर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ज़हनी तौर पर फायर के लिए तैयार होने का नुकसान क्या होता है कि फायर से होने वाले झटके को सहारने के लिए अपने कंधे को या तो सख्त कर देते हैं या झटका सहारने के लिए कंधे को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और राइफल की शिस्त उस हल्की सी हरकत से तब्दील हो जाती है। सर में मारे जाने वाली गोली या तो छाती या पेट में लगती है या सर के ऊपर से गुजर जाती है। इस खामी पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि ट्रिगर में उंगली डालकर एक झटके से मुकम्मल ट्रिगर दबाया जाए और झटके को बर्दाश्त करने के लिए कंधे को अकड़ाया या आगे ना बढ़ाया जाए। दूसरी बड़ी गलती सांस पर काबू पाना है। जब भी शिस्त लेकर गोली चलाई जाए, गोली चलाने वाले को चाहिए कि जैसे ही ट्रिगर दबाने लगे उस वक्त सांस ले रहा हो या खारिज कर रहा हो, बस उसी जगह सांस रोक ले। इसके बरक्स कुछ हजरात सांस खींच कर रोक लेते हैं और सांस अंदर खींचने की सूरत में भी उनकी शिस्त अपनी जगह से हिल जाती है। इसके अलावा राइफल की साइटों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, गोली चलाने वाले की निगाह। और इस तरह मैं अपने उस्तादों से सीखे हुए सबक उसके सामने दोहराने लगा। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब भी हमें यूं ही एक एक बात वजाहत से समझाते थे। राइफल के झटके को सहारने वाली गलती को समझाने के लिए वो उमूमन मैगजीन में मखसूस मिकदार में गोलियां भरते और फायरर को ये न बताते कि मैगजीन में कितनी गोलियां हैं। मज़कूरा फायरर से फायर करवाते वक्त वो खुद उसकी पुश्त पर खड़े हो जाते। फायरर बेचारे को ये मालूम ही ना होता कि कब उसकी गोलियां खत्म हुई। आखिरी बार ट्रिगर दबाते हुए वो हस्बे आदत कंधे को आगे की तरफ करता, मगर गोलियां चूंकि खत्म हो गई होती इसलिए उसे अपनी गलती मालूम हो जाया करती थी। मेरी सारी बातें वो गौर और महरियत से सुनती रही। इसी दौरान उसकी पुरकशिश आंखें मेरे चेहरे पर ही गड़ी रहीं। जो ही मैंने बात खत्म की वो धीरे से बोली, राजू, मुझे स्नाइपर राइफल के बारे में भी तो कुछ सिखाओ। मैंने थैले से बेरेट की टेलीस्कोप साइट निकाल कर कहा, स्नाइपर राइफल में सबसे अहम ये टेलीस्कोप साइट होती है जो एक स्नाइपर राइफल को असॉल्ट राइफल से जुदा करती है। हर टेलीस्कोप साइट के ऊपर उमूमन 2-3 नॉब लगी होती हैं। एक एलिवेशन के लिए, सादे अल्फाज में रेंज लगाने के लिए, और दूसरी नॉब डिफ्लेक्शन यानी दाएं बाएं की गलती दूर करने के लिए। मैं उसे तफसील से टेलीस्कोप साइट के बारे में बताता गया। बीच में वो कोई ना कोई सवाल भी पूछ लेती। उसके सवालात को सुनकर मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो बहुत ज्यादा ज़हीन थी और उसमें सीखने की सलाहियत आम अफराद के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। टेलीस्कोप साइट के बाद मैंने उसे लेजर रेंज फाइंडर पर फासला नापने
विंड मीटर से हवा की रफ्तार मालूम करने, दूरबीन और कंपस वगैरह का इस्तेमाल, सब कुछ उसके सामने दोहराता गया। खुशकिस्मती से उस वक्त ये तमाम चीजें मेरे पास मौजूद थीं। ये वो इल्म था जिसे सीखने के लिए मुझे जाने कितना अरसा लगा था, बल्कि अब भी मैं खुद को तालिब इल्म ही समझता था। उस्ताद उमर दराज और राव तसव्वुर साहब हर मुलाकात पर कोई ना कोई नई बात जरूर सिखा देते, जो उससे पहले मुझे मालूम ना होती। वो भी एक दिन में ये सब कुछ न सीख सकती थी, लेकिन इतना जरूर था कि उसे कुछ न कुछ अंदाजा जरूर हो जाता। फायरिंग बगैर किसी वक्फे के जारी रही। एक क्लैशनकोफ खामोश होती तो दूसरी गरजने लगती। इस फायरिंग का और कोई फायदा था या नहीं, अलबत्ता मुखालिफिन की नक्लो हरकत में जरूर रुकावट डाल रही थी। हम दोनों उस फायरिंग की परवाह किए बगैर अपनी गुफ्तगू में मसरूफ रहे। मेरी बातें खत्म होते ही वो शरारती लहजे में बोली, अगर आप पहले दिन से मेरी तरबियत शुरू कर देते तो आज मैं एक मंजी हुई निशानेबाज होती। मैंने कहा, वो तो तुम अभी भी हो। देखती नहीं हो तुम्हारी नजरों के चलाए हुए तीर सीधा मेरे दिल में लगे हैं। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। चले मेरी किसी न किसी खूबी के तो आप कायल हो गए। मैंने कहा, तुम में खामी कौन सी है? बोली, बकौल आपके मैं हर धर्म जिद्दी हूँ, वाजबी शक्लो सूरत की हूँ, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, अच्छा। उसने लाड भरे लहजे में कहा, सच बताएं, क्या मैं जिद करती हूँ तो आपको अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, हाँ, मगर जिद न करते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो। उसने मुंह फुला लिया, साफ कहना नहीं लगती। मैंने जल्दी से कहा, अरे पागल, खुद तो कहती हो कि तुम मुझे हर वक्त और हर हाल में अच्छी लगती हो, फिर पूछने का फायदा? उसने जबान निकाल कर मुझे चिढ़ाया, फायदा? उसी वक्त काबिल खान झुके झुके अंदाज में दौड़ता हुआ हमारे पास आ बैठा। बोला, लगता है जहांदाद खान ने अपनी सारी ताकत यहीं लगा दी है। थोड़ी देर पहले ही उसके मजीद आदमी जहां पहुंच गए हैं। मैंने पूछा, हमारी तादाद कितनी है? एक लम्हा सोचने के बाद वो बोला, 350 के करीब। और जहांदाद के पास कितने आदमी हैं? वो बोला, 1000 या उससे 150 ऊपर नीचे। मैंने कहा, वैसे सुना तो यही था कि कबील खान के पास 1500-1600 अफरादी ताकत मौजूद है। वो बोला, इतने ही होंगे, लेकिन तमाम उसके कबीले के अफराद तो नहीं हैं। उस खबीस का कारोबार तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, और उसके लश्कर में पंजाब और दूसरे सूबों के अफराद भी शामिल हैं। कई अफराद छुट्टी पर गए होंगे, कई स्मगलिंग की कार्रवाइयों में लगे होंगे। मैंने पूछा, फिर आपको ये कैसे मालूम हुआ कि उस वक्त उनकी तादाद 1000 के करीब है? वो बोला, वो क्या कहते हैं, तुम्हारे दरमियान उनके सुनने वाले मौजूद हैं। जहांदाद के लश्कर में भी अपने एक दो खैर खा मौजूद हैं, जो ज्यादा नहीं तो इतनी इमदाद तो कर सकते हैं। 2-3 क्लैशनकोफें एक साथ गरजी। काबिल खान भी औंधा लेटकर अपनी क्लैशनकोफ की आवाज हमें सुनाने लगा। चंद गोलियां फायर करके वो सीधा हुआ और कहने लगा, अगर जहां तंग हो रहे हो तो मैं आपको वापस बैठक में भिजवा देता हूँ। कम से कम हमारी छोटी बहन का तो ख्याल रखो। काबिल खान ने ये बात मजाही अंदाज में कही थी, लेकिन पलवशा को बुरी लगी। वो फौरन बोली, काबिल भाई, बुरा न मनाना, कबील खान के आदमियों से आपकी जान इसी छोटी बहन ने बचाई थी, और अगर मजीद कोई शक हो तो अपने किसी तगड़े जंगजू को खाली हाथ मुझसे लड़ा लो, वो शक भी दूर हो जाएगा। काबिल खान नादिम अंदाज में बोला, अरे बहन, आप तो खफा होने लगी, मैं तो अपनी छोटी बहन से मजाक कर रहा था। वो बोली, आपका मजाक सर आंखों पर, लेकिन आपकी बातों से राजू की तरफदारी की बू आ रही है। पहले भी ये मुझे जिद्दी, हट धर्म और जाने क्या क्या कह रहा था, आपकी वजह से तो सर पर चढ़ जाएगा। पलवशा ने भी फौरन अपनी बातों को मजाक का रंग दे दिया। काबिल खान ने कहका लगाया, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। पलवशा ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, शुक्रिया भाई। उसी वक्त कोई वायरलेस सेट पर काबिल खान को आवाज देकर दिन के खाने की आमद का बताने लगा। घड़ी पर निगाह दौड़ाने पर मुझे 1 बजते नजर आए। काबिल खान उन्हें आ रहा हूँ की खबर देकर हमसे पूछने लगा, खाना यहीं भेज दूं या मेरे साथ चलोगे? मेरे कहने से पहले पलवशा ने कहा, यहीं भेज दें, और काबिल खान सर हिलाता हुआ रुखसत हो गया। उसके बाद शाम तक वही टख-टुख लगी रही। शाम को एक बार फिर काबिल खान हमारे पास पहुंच गया। मेरा ख्याल है आप लोग रात को आराम के लिए बैठक में चले जाएं, सुबह नाश्ते के बाद मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, हम यहीं ठीक हैं। मैंने पलवशा को भी वापस जाने का नहीं कहा था, क्योंकि उसने फिर बिगड़ जाना था। मेरे पास से दूर होने को वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी हालत मुझे उस दूध पीते बच्चे की सी लग रही थी, जो अपनी माँ की गोद से 1 मिनट के लिए निकलने को तैयार न हो। न जाने उसने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी थी जो यूं दिलो जान से फिदा हो गई थी। जहां तक उसकी शक्ल सूरत की बात थी तो वो लाखों में एक थी, और अगर उसके मुकाबले में मैं अपनी शख्सियत देखता तो मैं कोई ऐसा पुरकशिश और वजी नहीं था कि लड़कियां मुझ पर फिदा होती। डील डोल और जिसामत के लिहाज से भी मैं अनोखा या नुमाया नहीं था। मेरा शुमार आम मर्दों में होता है। दरमियाना कद, छरीला बदन, हल्की सांवली रंगत, जिसे ज्यादा से ज्यादा गंदुमी कहा जा सकता है। ऐसी आम शक्ल सूरत के मर्द पर पलवशा जैसी लड़की का फिदा होना अचंबा ही था। मुझे उसकी चाहत में बनावट या दिखावा नजर नहीं आता था। उसकी हर अदा और हर नजर ये बावर करवाती थी कि वो मुझे किस गहराई से चाहती है। बल्कि शुरू दिनों में भी वो मुझसे दूर जाने पर तैयार न होती थी। 2-3 बार ऐसा मौका आया था कि मैं उसे साथ ले जाने पर राजी नहीं था। उस वक्त वो लड़ झगड़ कर जबरदस्ती ही साथ चल पड़ी। सरदार ने पहले ही दिन मुझ में उसकी दिलचस्पी भांप ली थी।
اور یہ بات مجھے بتائی بھی تھی، لیکن اس وقت میں اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ بعد میں پلوشہ کی حرکتیں دیکھ کر مجھے حیرانی ہوتی تھی۔ گو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ سردار کی بات پر یقین کروں، مگر پلوشہ کا رویہ مجھے باور کرواتا رہا، یہاں تک کہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے سفری تھیلے سے دونوں سلیپنگ بیگ نکالے، ایک نیچے بچھایا اور دوسرا اوپر اوڑھنے کے لیے پلوشہ کی جانب بڑھا دیا۔ سلیپنگ بیگ میں گھستے ہوئے اس نے مجھے تاکید کی، جب نیند آنے لگے تو مجھے اٹھا دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، تکیے کی جگہ رکھنے کے لیے کوئی ہموار پتھر دے دو۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، تکیے کا بندوبست میں کرتا ہوں، اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ جذبات سے بوجھل آواز میں کہتے ہوئے اس نے سسکی لی، راجو۔ مجھے لگا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں پر ہاتھ لگایا۔ گرم سیال سے میری انگلیاں بھیگنے لگیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولی، کبھی کبھی خوشی کے موقع پر بھی آنسو آتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، اپنے فلسفے چھوڑو اور آرام کرو۔ پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر میں اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ چند لمحے بعد ہی وہ گہرے سانس لینے لگی۔ رات گئے مجھے اچھی خاصی سردی کا احساس ہوا، لیکن میں اسی طرح پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ البتہ اپنے پاس موجود ہلکی چادر میں نے اوڑھ لی تھی۔ اتنی زیادہ ہنگامہ خیز زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ 17-18 سال کی ایک الہڑ دوشیزہ تھی۔ اس عمر میں عموماً بہت گہری نیند آتی ہے۔ وہ بھی صبح تک بے خبر سوتی رہی، اور میرا بالکل بھی جی نہ چاہا کہ اسے جگا دوں۔ وہ جتنے حوصلے اور ہمت والی ہوتی، جتنی سخت جان اور برداشت والی ہوتی تھی، تو آخر عورت، جس کی تخلیق ہی ناز اٹھوانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کو حد الوسع آرام اور تحفظ مہیا کرے۔ میں ایک سخت جان سنائپر تھا۔ مسلسل 48 گھنٹے میں غیر آرام دہ مچان میں بھوکے پیاسے بیٹھ کر گزار چکا تھا۔ سخت قسم کی تربیت کے بعد عملی زندگی میں بھی کافی بار ان تکلیف دہ مراحل سے گزر چکا تھا۔ اس وقت پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر رات گزارنا میرے لیے دشوار نہیں تھا، سب سے بڑھ کر کہ میری جان حیات کا سر میری گود میں تھا، اور میں بھلا تھکن اور بیزاری کیسے محسوس کرتا۔ عملی زندگی اور دوران تربیت پلوشہ نے بھی کافی سختیاں جھیلی تھیں، مگر اس وقت اس کی زندگی میں شامل نہیں تھا۔ صبح صادق کے وقت ہلکے سے کسمسا کر وہ اٹھ بیٹھی، راجو کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کیا، پتہ نہیں۔ تھیلے سے ٹارچ نکال کر اس نے گھڑی دیکھی، راجو یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے لہجے میں گہری خفگی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ بولی، جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا؟ میں نے کہا، جب سے معلوم ہوا ہے کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ بولی، اچھا، اب تم اپنے فلسفے نہ جھاڑو اور سو جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، نماز پڑھ کر لیٹوں گا۔ میرے کندھے سے سر ٹیک کر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دور کہیں موزن کی آواز ابھری، اور ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا وہ مقدس اعلان میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وشلام گاؤں سے بھی اللہ پاک کی کبریائی کی صدا بلند ہوئی، اور میں پانی کی بوتل اٹھا کر وضو کرنے لگا۔ نماز پڑھ کر میں سلیپنگ بیگ میں گھسا تو وہ میرے قریب آ گئی۔ بولی، ٹھیک ہے، آپ سوئیں، اور میں رضائی میں سر دے کر لیٹ گیا۔ میں زیادہ دیر سو نہیں سکا تھا کہ جلد ہی فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اس مرتبہ ہونے والی فائرنگ بیکار نہیں گئی تھی۔ خوشحال خان کا ایک آدمی چھاتی میں گولی لگنے سے جان کی بازی ہار گیا تھا، جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے، اور ان زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک تھی۔ قابل خان سے پتہ چلا کہ جہادات خان نے 3-4 نشانے باز کہیں سے منگوا لیے ہیں۔ تمام مورچوں کو خوشحال خان نے حکم جاری کر دیا ہے کہ بغیر آڑ کے کوئی حرکت نہ ہو۔ دن کا کھانا لے جانے والوں کو بھی انہی سنائپروں کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک آدمی زخمی کرا کر وہ واپس لوٹ آئے۔ 1 بجے کے قریب قابل خان پتھروں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا ہمارے مورچے کے قریب آیا۔ ذیشان بھائی، اگر آپ اپنے پاس موجود دور مار رائفل عارضی استعمال کے لیے مجھے دے دیں تو ہمارا ایک آدمی کافی اچھا نشانے باز ہے، کم از کم ہم بھی جہادات کا کوئی آدمی زخمی کر لیں گے۔ میں نے کہا، استعمال تو میں خود بھی کر لیتا ہوں، مگر اس کی 25-30 گولیاں بچی ہیں، اور میں نے کسی برے وقت کے لیے بچا رکھی ہیں۔ قابل خان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی، تو اس سے برا وقت اور کیا آئے گا؟ میں نے کہا، چلو میں پھر کچھ کرتا ہوں۔ میں نے بیرٹ کے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہ لڑائی ٹل جائے، ورنہ دونوں جانب اموات ہونے کی صورت میں یہ لڑائی زیادہ زور پکڑ سکتی تھی، لیکن اب جہادات کی طرف سے اتنی سخت کارروائی کے بعد ہمارا بھی منہ توڑ جواب دینے کا حق بنتا تھا۔ اگر وہ اچھے نشانے باز منگوا سکتے تھے تو الحمدللہ خوشحال خان کے پاس بھی میں موجود تھا۔ مجھے بیرٹ کا تھیلا کھولتے دیکھ کر قابل خان نے جلدی سے کہا، ویسے سردار خوشحال خان کا مورچہ فائر کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے، وہاں سے چاروں جانب فائر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پلوشہ کو کہا، تیار ہو جاؤ۔ اس نے ابھی تک منہ کھلایا ہوا تھا۔ مجھے کوئی جواب دیے بغیر اس نے جلدی جلدی دونوں سلیپنگ بیگ تھیلے میں ڈالے، اور تھیلے کو مورچے سے باہر پتھر کی آڑ میں پھینک کر خود بھی جلدی سے مورچے سے باہر پتھر کی آڑ میں ہو گئی۔ اسی وقت ایک گولی سامنے والے پتھر سے ٹکرائی، گویا ان کے سنائپرز گھات میں تھے۔ پتھر سے ٹکراتی ہوئی گولی اسے بھی نظر آ گئی تھی۔ میری جان خطرے میں دیکھتے ہوئے اس نے ناراضی ختم کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہ لگایا، راجو آگے مت آنا،
लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक स्नाइपर अगर गोली चलाना जानता है तो उसे गोली से बचने के भी तरीके आते हैं। मैंने फौरन हल्की चादर का गोला बनाकर क्लैशनकोफ की बैरल पर लपेटा और उस पर अपनी टोपी रखी और बैरल को जरा सा आड़ से निकाला। अगले ही लम्हे एक गोली शू करती टोपी से चंद इंच ऊपर से गुजर गई। वो दरमियाने दर्जे का स्नाइपर था, वरना गोली को टोपी में पेवस्त होना चाहिए था। गोली के शू करके गुजरते ही मैं छलांग लगाकर मोर्चे से बाहर निकला। 1 सेकंड के वक्फे में पलवशा की बाज आड़ के पीछे हो गया। मैं जानता था कि राइफल को कॉक करके दोबारा शिस्त लेने में स्नाइपर को 2-3 सेकंड्स लग जाते हैं। इस वजह से मैं खौफ खाए बगैर ये हरकत कर गुजरा था। बैरेट का थैला मैंने पहले से पुश्त पर लादा हुआ था। सफेद टोपी अपने सर पर रखकर मैंने क्लैशनकोफ की बैरल से लिपटा कपड़ा खोल दिया। काबिल खान ने तारीफी लहजे में कहा, ज़ीशान भाई, बहुत अच्छे अंदाज में धोखा दिया है। मैंने जवाबन कहा, जंग में तो ये धोखेबाजी चलती रहती है। मुझे बहिफाजत आड़ में पहुंचता देखकर पलवशा के चेहरे पर छाए बेचैनी के आसार गहरे इत्मीनान में ढल गए। उस जगह से खुशहाल खान के मोर्चे तक हमें एक बड़ी चट्टान की आड़ मुयस्सर थी। हम झुके झुके आगे बढ़े। खुशहाल खान का मोर्चा वाकई एक बेहतरीन जगह पर मौजूद था। वो काफी परेशान नजर आ रहा था और वायरलेस पर मुसलसल अपने आदमियों को मोर्चे में दुबके रहने का हुक्म जारी कर रहा था। वहां पहुंचते ही हमें मालूम हुआ कि एक और आदमी स्नाइपर की गोली का शिकार हो चुका है और मकतूल के सर में गोली लगी है। मैंने खुशहाल के मोर्चे में पहुंचते ही जल्दी से बैरेट का थैला खोला और दूरबीन पलवशा की जानिब बढ़ाकर कहा, एहतियात से जायजा लो कि दुश्मन किस किस जगह थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, और खुद राइफल के पुर्जे जोड़ने लगा। राइफल जोड़ते ही मैंने 10 गोलियों वाली मैगजीन लगाकर राइफल कॉक की और उसके पीछे लेटकर पहले शुमाल की जानिब देखा, मगर उस तरफ फासला कम होने की वजह से जहां दाद के आदमी आड़ में थे। शुमाल की समत से मैंने मशरिक की समत शिस्त तब्दील की तो अच्छी खासी हरकत होती नजर आई। 3 आदमी 2 दरख्तों के तने के अकब में बैठे गालिबन दोपहर का खाना खा रहे थे। दोनों तनों के दरमियान में फुट भर का फासला था, जिससे 2 आदमियों के सर और एक के कंधे का थोड़ा सा हिस्सा नजर आने लगा। आगे मोर्चे में एक आदमी पत्थर पर अपनी कोहनी टिकाए हमारी जानिब फायर कर रहा था। उसका ऊपरी जिस्म बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने लेजर रेंज फाइंडर से फासला नापा। वो करीबन 1200 मीटर दूर था। मैं टेलीस्कोप साइट की एलिवेशन नॉब के जरिए मतलूबा रेंज लगाने लगा। पलवशा अभी तक शुमाल की जानिब कोई हरकत ढूंढ रही थी। अचानक वो मुझे मुखातिब हुई। लगता है दरख्तों के ऊपर एक आदमी छुपा बैठा है। उसका जिस्म तो नजर नहीं आ रहा, मगर टहनियों की हरकत से पता चलता है कि कोई मौजूद है। मैंने कहा, ठीक है, उस जगह को जहन में रखो और दूसरे अहदाफ तलाश करो। उसे कहकर मैं काबिल खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। काबिल खान, अगर दूरबीन पास है तो जरा उस तरफ देखना। मैंने उन्हें 2 मोटे तने वाले दरख्तों की जानिब इशारा किया जिसके अकब में दुश्मन खाना तनावुल फरमा रहा था। काबिल खान ने कहा, दूरबीन भी है और मैं उन आदमियों को देख भी चुका हूँ, लेकिन फासला कुछ ज्यादा लगता है, शायद वहां तक गोली न पहुंचे। मैंने कहा, बस उनकी जानिब देखते रहो। काबिल खान को कहकर मैंने दाएं जानिब बैठे आदमी के सर पर शिस्त बांध ली, जिसके चेहरे की एक ही तरफ नजर आ रही थी। वो शख्स जो बिल्कुल मेरी तरफ रुख किए बैठा था, वो जरा आसान हदफ था और उसे मैंने दूसरी गोली के लिए चुना था। 2-3 सेकंड शिस्त लेकर मैंने ट्रिगर दबा दिया और उसके साथ ही 1 सेकंड से कम वक्फे में राइफल को दोबारा कॉक करते हुए दोबारा गोली दाग दी। पहले वाले को गोली लगते देखकर काबिल खान ने नारा मारा, वो मारा। उसके पहले नारे की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि दूसरे की खोपड़ी में भी रोशनदान खुल चुका था। काबिल खान दोबारा चहका, दूसरा भी गया। मैंने फौरन अपनी शिस्त उस जानिब मोड़ी जहां एक आदमी का ऊपरी धड़ मोर्चे से बाहर नजर आ रहा था। मैं उनके संभलने तक चंद एक को जहन्नम रसीद कर देना चाहता था। वो उसी जानिब मुतवज्जे था जहां 2 आदमी मेरी गोली का निशाना बने थे। यकीनन उनके तीसरे साथी ने चीख कर वावेला कर दिया था जो वो उस तरफ मुतवज्जे हुआ था, लेकिन अहमद की समझ में ये नहीं आया था कि वो खुद आड़ में हो जाता। बैरेट की ताकतवर गोली ने उसे पीछे की जानिब उछाल दिया था। उसी वक्त किसी के जोर शोर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो तमाम को आड़ में होने का कह रहा था। मैंने हैरानी से मुड़कर देखा। खुशहाल खान ने एक आई कॉम भी पास रखा हुआ था जिस पर दुश्मन एक दूसरे से राब्ता कर रहे थे। काबिल खान मेरी पीठ थपकते हुए बोला, शाबाश ज़ीशान भाई, 3 तो गए काम से। वैसे आपको बहुत पहले ये राइफल इस्तेमाल करनी चाहिए थी। बैरेट की बैरल को शुमाल की जानिब मोड़कर मैं पलवशा को मुखातिब हुआ, बलू खान, अब उस जगह की निशानदही करो। चूंकि खुशहाल खान को अभी तक मैंने पलवशा के लड़की होने की बाबत नहीं बताया था, इस वजह से मैंने उसे बतौर लड़का ही मुखातिब किया। काबिल खान को मैं पहले ही मना कर चुका था कि वो किसी दूसरे को पलवशा की असलियत से आगाह न करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोगों की निगाह का मरकज बने। गो लड़के का रूप धारने के बावजूद उसके नैन नक्श ऐसे थे कि हर आदमी बेख्तियार उसे घूरने लगता, लेकिन उसका लड़की होना मालूम होने पर यकीनन लोगों की दिलचस्पी उसमें और बढ़ जाती। वो मुझे मतलूबा जगह दिखाने लगी। वहां 3 दरख्तों के तने एक साथ मिले हुए थे और उनकी टहनियों ने मिलकर एक जाल सा बनाया हुआ था। किसी भी स्नाइपर के लिए वहां मचान बनाना बिल्कुल आसान था। मैंने बैरेट की ताकतवर टेलीस्कोप साइट से उस दरख्त का जायजा लिया। टहनियों का मसनूई घनापन फौरन जाहिर हो गया।
जब पलवशा को वहां किसी आदमी के छुपे होने का शक हो गया था तो मेरे जैसे बारीक बीन स्नाइपर के लिए उसे देखना क्या मुश्किल था। जल्द ही मुझे उसकी राइफल की टेलीस्कोप साइट की चमक दिखाई दे गई। वो चूंकि शुमाल की जानिब मौजूद था और सूरज उस वक्त तकरीबन मेरी पुश्त पर चमक रहा था, इस वजह से उसके टेलीस्कोप के शीशे की चमक मुझे आसानी से नजर आ गई थी। टेलीस्कोप के शीशे को देखने के बाद मेरे लिए स्नाइपर के बकिया जिस्म का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं था। दाएं हाथ से फायर करने वाले स्नाइपर की दाहिनी आंख हमेशा आई ग्लास के साथ लगी रहती है, जबकि बाईं आंख बंद होती है। उसकी खोपड़ी का आंखों से ऊपर वाला हिस्सा शीशे से करीबन 3-4 इंच ऊपर होता है। उस दरख्त का हवाई फासला बमुश्किल 650 गज था। बैरेट जैसी स्नाइपर राइफल के बाद इस फासले की अहमियत न होने के बराबर थी। रेंज लगाकर मैंने चमकते शीशे से 1 इंच ऊपर शिस्त ली। ट्रिगर दबाते ही उस दरख्त में जैसे भौंचाला गया। जोर से तड़पते हुए वो स्नाइपर पीछे को गिरा और फिर उसी दरख्त से उल्टा लटकने लगा। बेचारे का पांव कहीं अटक गया था। मैंने अपनी शिस्त वहीं बांधे रखी क्योंकि उसे उतारने के लिए किसी ने तो वहां आना था। एकदम दुश्मन की जानिब से हथियारों के थाने खुल गए। गोलियां जैसे बारिश की तरह बरस रही थी। मैं इस फायर का मकसद जानता था। वो फायरिंग के जोर में अपने स्नाइपर की लाश उतारना चाहते थे। मैं गोलियों के शोर से बेनियाज उसी लाश की जानिब मुतवज्जे रहा। यूं भी क्लैशनकोव से इतने फासले पर किसी को भी शिस्त लेकर निशाना नहीं बनाया जा सकता। अलबत्ता इत्तेफाकन किसी को कोई गोली लग जाना एक दूसरी बात है। इसके मुताल्लिक मैं आपको बताता चलूं कि हर हथियार की कारगर रेंज और वो फासला जहां तक उस हथियार की कोई गोली नुकसान पहुंचा सकती है मुख्तलिफ होती है। वो हथियार जिनके साथ टेलीस्कोप साइट नहीं लगी होती उन पर मैकेनिकल साइट से फायर किया जाता है और ऐसी हालत में छोटे हथियारों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 300 मीटर होती है। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी गोली 300 के बाद कारगर नहीं रहती, बल्कि इसका मतलब ये है कि 300 मीटर तक एक फायरर उस हथियार से शिस्त लेकर किसी हदफ को निशाना बना सकता है। गोली बिलाशुबा उस हथियार की 2-3 किलोमीटर तक किसी की जान ले सकती है। जैसे पाक आर्मी में इस्तेमाल होने वाली G3 की कारगर रेंज तो 300 मीटर है, लेकिन उसकी गोली 3.5 किलोमीटर तक किसी की भी जान ले सकती है। मैकेनिकल साइट हर हथियार का हिस्सा होती है जो अलहदा नहीं की जा सकती। अलबत्ता जिस वक्त टेलीस्कोप साइट या नाइट विजन इस्तेमाल हो रही हो तब मैकेनिकल साइट इस्तेमाल नहीं होती। मैकेनिकल साइट पर स्नाइपर राइफल का रेंज भी असल रेंज से कम होकर 300 रह जाता है। उनके लाश उतारने की बाबत मेरा अंदाजा सही साबित हुआ। एक आदमी ने दरख्त के तने की आड़ लेकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर लटकती हुई लाश तक रसाई हासिल करना चाही, मगर लाश उससे दूर थी। मजबूरन एक कदम आगे बढ़ाकर उसने लटकती लाश के कंधों से थामकर नीचे की तरफ झटका दिया और उसके साथ ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। दरख्त से लटकती लाश और उसे नीचे उतारने वाला इकट्ठे ही नीचे गिरे। अलबत्ता लाश उतारने वाले बेचारे की किस्मत में चंद लम्हे तड़पना बाकी था। उसी वक्त आई कॉम पर दुश्मन के किसी कमांडर की चीखती हुई आवाज आई, लाशों के करीब कोई नहीं जाएगा और ना कोई बेवकूफ आड़ से सर बाहर निकालेगा। जब सबको मालूम है कि वो खबीस वहीं छुपा है तो बेहतियाती न करो। काबिल खान ने मेरे करीब बैठकर मेरी पीठ थपकते हुए कहा, ये खबीस किसको कह रहा है? मैंने खिसियानी हंसी से कहा, क्या पता। वो बोला, यकीनन आप वही SS हैं जिसकी तारीफ काफी हफ्तों से सुनता रहा हूँ, मगर यकीन नहीं आता था। आज अपनी आंखों से देख लिया। काफी देर से खामोश बैठे खुशाल खान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, सरदार क्या इसकी गोलियां मिल सकती हैं? मैंने थैले में से बैरेट की एक गोली निकालकर उसकी जानिब बढ़ाई। गोली को घूरते हुए वो पुरख्याल लहजे में बोला, मिलनी तो चाहिए। मैंने दबे दबे खुशी से पूछा, मगर कहाँ से? वो बोला, वाना में होंगी, नहीं तो अफगानिस्तान से तो लाजमन मिल जाएंगी। मैंने कहा, फिर क्या फायदा? वो बोला, फायदे से आपकी मुराद? मैंने कहा, आपको पहले भी बताया है कि इसकी गोलियां कम हैं और हमें मजीद गोलियों की जरूरत पड़ेगी, वरना इस राइफल को उठाए फिरना एक बेकार वजन ही है। वो बोला, तो भाई कह तो रहा हूँ कि वाना या अफगानिस्तान से मिल जाएंगी। मैंने बेबसी से कहा, वहां जाएगा कौन? वो बोला, वाना तो अभी एक आदमी को रवाना कर देते हैं, अगर यहाँ से न मिली तो कल सवेरे किसी को अफगानिस्तान भेज देंगे। मैंने कहा, और ये जो चारों तरफ जहादात खान के आदमियों ने घेरा डाला हुआ है? वो बोला, दोनों कबीले औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कुछ नहीं कहेंगे। हमारे कबीले के उम्र रसीदा मर्द मोटरसाइकिल पर बैठकर आसानी से वाना या कहीं और जा सकते हैं। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, बहुत अच्छा, फिर आप किसी को भेज दो। वो बोला, ठीक है, लेकिन गोली का नमूना भेजने की बजाय आप इस राइफल का नाम लिख दें। मैंने कोयले से माचिस की डिब्बी की अंदरूनी जानिब बैरेट M107 लिख दिया और उसकी जानिब बढ़ा दिया। काबिल खान माचिस की डिब्बी का टुकड़ा जेब में डालकर मोर्चे से निकल गया। ये मैं खुद किसी को देकर आता हूँ। पुरशोर फायरिंग एक मर्तबा फिर इक्का दुक्का फायर में तब्दील हो गई। पलवशा हमारी बातों से बेनियाज दूरबीन आंखों से लगाए दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए थी। मैंने भी दोबारा टेलीस्कोप साइट की अदसे पर आंख टिका दी। पलवशा ने मुझे मुतला करते हुए कहा, दो आदमी एकदम दरख्तों से उतरकर नीचे पत्थरों में छुप गए हैं। मैंने कहा, उसी वक्त बताना था। वो बोली, आप सरदार से महवे गुफ्तगू थे, जब तक आप शिस्त लेते वो गायब हो चुके थे। मैंने कहा, यकीनन वो दोनों भी स्नाइपर थे और अपने साथी का अंजाम देखने के बाद उन्होंने नीचे उतरने में आफियत समझी।
पलवशा फखरी अंदाज में हंसी। एस का नाम बड़ों बड़ों का पित्ता पानी कर देता है। मैंने कहा, तुम्हें तो कभी डर नहीं लगा? उसने पीछे मुड़कर खुशहाल खान को देखा जो अपने आदमियों को नए अहकाम जारी कर रहा था। फिर बोली, मुझे क्यों डर लगने लगा? और हम एहतियात के तौर पर दोनों दबी जबान में बातें करते रहे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती